नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल विजेता चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। बच्चों, आपको याद होगा कि कक्षा 9 का भाग ये जो अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका जो भाग 1 है वीडियो का, वो मैं बना चुकी हूँ। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण किस तरह से बनता है और वो जो मिश्रण है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद होगा कि मिश्रण जो होता है वो विलयन, निलंबन और कोलाइड, इन 3 अवस्थाओं में हमने बांटा था और उनकी विशेषताएं भी हमने जानी थी। बच्चों, आज हम उसी के आगे से हमारा लेसन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लेसन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है और लाइक करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए लेसन की तरफ चले हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो भाई क्या होता है कि जो घुलनशील नहीं है वो तो हम फिर भी भौतिक विधियों के द्वारा, जैसे छानने के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें घुलनशील होती हैं उन्हें हम किस तरह से पृथक करें। तो उसकी जो पहला जो उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है वो है कि रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। बच्चों, ये बात जो है वो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास नीले या काले रंग की स्याही है और उसके अंदर वो जो कलर घुला हुआ है जिसकी वजह से उसका रंग नीला या काला दिखाई दे रहा है, जिसे हमने डाई कहा है, तो उसे हम संपूर्ण स्याही से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये एक प्रयोग दिया हुआ है आपकी बुक में कि भाई इन्होंने क्या करा, ये बीकर लिया है और बीकर में जल भरा है और जल के ऊपर यहाँ पर ये कांच का जो वॉच ग्लास आता है, कांच की एक छोटी सी प्लेट आती है जिसे वॉच ग्लास कहते हैं, उस वॉच ग्लास में हमने शाही रखी है। बच्चों, शाही को हमने डायरेक्ट यहीं पर क्यों नहीं रखा, लैंप के जस्ट ऊपर ही क्यों नहीं रखा? तो भाई हम शाही को डायरेक्ट गैस पर नहीं रख सकते, डायरेक्ट लो पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो वॉच ग्लास है वो टूट जाएगा और स्याही जो है वो तुरंत ही जल जाएगी। तो इस वजह से हम डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं रख सकते। तो हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे गर्म हो, और धीरे धीरे गर्म होने के लिए यहाँ पर बीकर में पानी भरा हुआ है, जिसकी जो भाप बनेगी उस भाप से ये स्याही जो है वो धीरे धीरे गर्म होती रहेगी। तो अब हम लैंप को जलाते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में जैसे ही पानी की भाप यहाँ पर पहुंचती है, ये गर्म होती है स्याही और इससे वाष्प निकलने लगती है। थोड़ी ही देर में वाष्प निकलना बंद हो जाती है और जो स्याही का जो आयतन था, हमने जितना आयतन लिया था वो काफी कम हो जाता है। तो हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि अब उसके अंदर सिर्फ डाई ही बची है, बाकी जिसके अंदर वो घुला हुआ था, जो स्याही थी उसके अंदर का जो लिक्विड था वो पूरा का पूरा वाष्पीकृत हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाष्पीकरण की विधि के द्वारा डाई को स्याही से पृथक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में नेक्स्ट है कि दूध से क्रीम को पृथक करना। दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाए? तो जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं वो इस बात को जानते हैं। छानने से तो जो वसा होती है, जो क्रीम होती है, वो छलनी में आ जाती है, ऊपर नहीं रहती। तो फिर हम इसको कैसे पृथक करें? तो इसे पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अंदर जिस तरह से आप मिक्सी चलाते हैं या फिर क्या कहते हैं उसे, जिससे छाछ बनाते हैं हम, तो जल्दी जल्दी उस दूध को घुमाते हैं, तो इसी तरह से, और मिक्सी में भी तेज तेज वो घूमता है, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन विधि में जल्दी जल्दी से उस पदार्थ को घुमाया जाता है। तो जल्दी जल्दी घुमाने के क्रम में जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और भारी वाले जो पदार्थ होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो वसा जो है, आपको पता ही है कि वसा तो हल्की ही होती है, तो वसा जो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम में ऊपर की तरफ आ जाती है, यानी कि क्रीम ऊपर आ जाती है, और जो छाछ बनती है या जो दूध बनता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, अपकेंद्रण के अनुप्रयोग यानी जीवन में और कहां पर हम हमारे दैनिक जीवन में आसपास और कहां पर इस तरह का जो प्रयोग है, इस तरह का अपकेंद्रण काम आ सकता है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, रक्त और मूत्र की जांच करने में प्रयोगशालाओं में
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबसे पहले बीमारी का पता लगाने के लिए रक्त और मूत्र की जांच करवाते हैं, यूरिन की जांच, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो उससे उनको ये सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से ही उन्हें ये पता चलता है, उसकी जांच की जाती है और उसी से उन्हें पता चलता है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है। सेकंड जो है, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने में आपने आपकी मम्मा को जरूर देखा होगा, यदि मलाई मम्मा इकट्ठा करती है तो वो मक्खन निकालती है। मक्खन को ऐसे ही डायरेक्ट भी खाया जा सकता है और उस मक्खन से घर में घी गरम करके उस मक्खन को घी भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने में भी सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड है कि कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। बच्चों, आपने जिनके घरों में वॉशिंग मशीन है वो सब जानते हैं कि कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में सूख भी जाते हैं। तो सूखने के क्रम में वो जोर जोर से इस तरह से घूमते हैं और उस घूमने में वो हल्के हो जाते हैं और जो उनसे पानी होता है वो नीचे निकलकर मशीन में से बह जाता है। तो इस तरह से अपकेंद्रण का प्रयोग इन सारे जांचों में और इतनी सारे जो प्रकार हैं हमारे, उस तरह से हम उनको दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को दोनों जो पदार्थ हैं उन्हें कैसे पृथक किया जा सकता है उसमें से। तो एक पृथककारी कीप आती है, ये देखिए। पृथककारी कीप के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को पृथक किया जा सकता है। अघुलनशील द्रव का मतलब समझ गए कि दोनों पदार्थ जो हैं वो द्रव अवस्था में है और दोनों एक दूसरे में अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है। जैसे कि तेल और पानी जो ले सकते हैं अपन, तो तेल ऊपर आ जाता है हल्का होने के कारण और पानी जो होता है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस पृथककारी कीप में मिट्टी का तेल और जल जो है वो आपस में मिल गए हैं। तो हमने इस तरह से थोड़ी देर उनको रख दिया है। जब हम एक आध घंटे उसको रख देंगे तो हम ये देखते हैं कि किसी भी तेल की, या यहाँ पर मिट्टी का तेल हमने लिया है तो उसकी जो परत है वो अलग ऊपर बन जाती है और जल जो है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर ये स्टॉप कॉर्क है। स्टॉप कॉर्क का उपयोग करके हम नीचे कुछ पात्र लगा करके जब तक जल आता है तब तक हम उसको चालू रखते हैं और जैसे ही मिट्टी का तेल आना प्रारंभ होता है उससे पहले हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से जल जो है वो हमारे पास पात्र में आ गया है और मिट्टी का तेल जो है वो पृथक से इस कीप में रह गया है। तो इस तरह से और भी कई जो अघुलनशील द्रव होते हैं उन्हें हम पृथककारी कीप के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसके अनुप्रयोग और कहाँ पर हैं, तो देखिए तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक करने में तो हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, धातु शोधन मतलब धातुओं के जो अयस्क निकाले जाते हैं उनसे फिर धातुएं जो पृथक की जाती हैं, तो उस शोधन प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे कि जो हल्का स्लेग रहेगा, जो कचरा टाइप में रह जाता है, जो अशुद्धियां रह जाती हैं वो हल्के होने के कारण ऊपर ही रह जाती हैं और नीचे जो पिघली हुई धातु रहती है, या यहाँ पर लोहे का उदाहरण हमने लिया है तो पिघला हुआ लोहा जो है वो नीचे रह जाता है। तो उस पिघले हुए लोहे को स्टॉप कॉर्क की सहायता से अलग कर लिया जाता है और ऊपर हल्का स्लेग जो है वो कीप में रह जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसके अनुप्रयोग थे। अब ये किस सिद्धांत पर आधारित है कि दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण में से हम कैसे पृथक कर रहे हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। उनका जो घनत्व रहता है उसी के अनुसार वो 2 परतें 3 परतें बना लेते हैं और उससे हम उन्हें पृथक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करना। हमने बच्चों पिछले लेसन में पढ़ा था कि कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है, यानी कि उसे गर्म करने पर, उसे ताप देने पर वो द्रव अवस्था में ना आकर सीधे ही गैस अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह के और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, पिछले लेसन में भी हमने जिक्र किया था। यहाँ पर भी मैं 2-3 पदार्थ आपको और बताती हूँ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और कपूर। और भी बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आ जाते हैं। तो भाई ये जो पदार्थ, एक तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ मिल गया और एक दूसरा कोई नॉर्मल सा पदार्थ मिल गया। अब इन दोनों को कैसे मिक्सचर है वो नमक और कपूर के चूर्ण में से आप अलग नहीं कर सकते, उन्हें देख के नहीं बता सकते कि ये नमक का कण है और ये कपूर का कण है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसे गर्म कर देते हैं। इसी तरह से ये स्टैंड और लगा करके
वॉश ग्लास में रख दिया हमने वो जो मिश्रण था हमारे पास में, तो कपूर जैसे ही ऊष्मा प्राप्त करेगा उसकी गैस बनेगी, और वो गैस जो है कीप को हमने उल्टा रखा है, रुई लगाने के कारण वो गैस ऊपर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो ठंडी कीप होती है उसके ऊपर वो वापस से जो गैस है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये जो कपूर होता है वो इसकी कीप की दीवारों पर हमें प्राप्त हो जाता है, और इसके अंदर जो शेष रह जाता है वो नमक होता है। तो नमक तथा कपूर को पृथक करने में ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि क्या काली स्याही की डाई एक ही रंग है। अभी हमने डाई वाला जो पहले भी पढ़ा था, तो अभी हमारा ये कहना है, डाई को पृथक करा था हमने पहले वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, तो अब हमारा ये कहना है कि क्या वो जो डाई है वो एक ही रंग से मिलकर बनी हुई है क्या। तो हम इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग हमने क्या किया है कि एक छानक पत्र लिया, कागज जैसी एक पट्टी ली हमने, छानक पत्र अलग से मिलते हैं बाजार में, तो वो उसकी एक पट्टी ली, और उस पट्टी पर थोड़ी सी ऊंचाई पर हमने एक स्याही का निशान लगा दिया, और उस स्याही के निशान को हमने सूखने दिया। अब जो वो सीधी की सीधी पट्टी थी निशान वाली, उसे हमने थोड़े से पानी में, कि बस पानी जो है वो उसको छुए उतना हमने उसके अंदर पानी जो है वो भर दिया और उस छानक पट्टी को डाल दिया। ये देखिए पानी जो है वो सिर्फ इस निशान को छू रहा है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में जो ज्यादा घुलनशील रंग होता है वो पानी में जल्दी से घुल जाता है और जल्दी से घुल करके और ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर जहाँ तक पानी तो नीचे तक ही था, लेकिन उसमें चढ़कर जैसे वो पानी ऊपर पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा जो घुलनशील रंग होगा वो उस पानी के साथ ही ऊपर चला जाएगा, और जो सबसे कम घुलनशील रंग होगा वो सबसे नीचे यहाँ पर स्थित रहेगा। तो यदि अगर पट्टी में उस छानक पत्र में 2-4 कलर हमें दिखाई देते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि जो डाई है वो 2-3-4 कलर्स से मिलकर बनाई गई है। ठीक है बच्चों, तो इसका पता, ये जो विधि है इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमा जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग। तो सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए, क्रोमा को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए इस विधि का नाम ही क्या पड़ गया बच्चों, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका पता क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता है। रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और रंगों का पृथक्करण संभव हो पाता है। जो सबसे ज्यादा घुलनशील रंग होगा वो सबसे ऊपर पानी के साथ चला जाएगा, जो उससे कम घुलनशील होगा वो बीच में रह जाएगा, और जो सबसे कम घुलनशील है वो सबसे नीचे ही इसी परत में यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरह से जो विभिन्न रंगों वाला पानी है और रंग है वो जो है ऊपर तक उसको गीला कर देंगे। ठीक है, और उसी से हम पता लगा लेंगे कि इसमें कितने रंग जो है वो मिक्स हैं। ठीक है बच्चों, इस विधि का जो प्रयोग है उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हुए हों। विलायक का मतलब आप जानते हैं अधिक मात्रा में लेने वाली जो चीज है और विलय उसके अंदर घुलनशील रहता है। तो अगर 2-3 विलय एक ही विलायक में घुलनशील है, यहाँ पर 2-3 कलर्स थे और वो सब जल में घुलनशील है, तभी तो वो स्याही बनी है। तो इस वजह से इस विधि में, इस रंगों को पृथक करने की विधि में, क्योंकि विलायक एक ही है, इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके जो अनुप्रयोग हैं वो है डाई में रंगों को पृथक करने में, और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्राकृतिक रंगों से जैसे कि फूलों से हम रंग बनाते हैं, सब्जियों से हम रंग बनाते हैं, तो प्राकृतिक रंग जो है उनसे पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपसे कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में ये पूछ लिया जाता है कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या क्रोमेटोग्राफी को समझाइए। तो इस चित्र के द्वारा आपको क्रोमेटोग्राफी को समझा देना है, और अगर आपसे अनुप्रयोग पूछे हैं कि वो कहाँ कहाँ उपयोग में ली जा रही है वो विधि, तो ये अनुप्रयोग आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो 2 घुलनशील रंगों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था वो 2 अघुलनशील द्रव थे, तेल और पानी, और अब हमारा टॉपिक है कि 2 घुलनशील द्रव। तो 2 घुलनशील द्रव आपस में घुले हुए हैं और हम उनको किस तरह से पृथक कर सकते हैं।
तो बच्चों ये आसवन विधि होती है। आसवन विधि के द्वारा हम इन दो घुलनशील पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी बात ये होती है कि वो जो दो घटक उसके अंदर मिले हुए हैं उनका जो क्वथनांक है, उनके जो उबलने का बॉइलिंग पॉइंट है, वो उन दोनों का अलग अलग होना चाहिए, यानी उन दोनों में पर्याप्त अंतर होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे जो घटक हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस विधि में हम क्या करते हैं, ये पूरा हमने सेटअप जमा लिया है। यहाँ इस फ्लास्क में हमने वो जो हमें जल और दो चीजें हमने ली हैं जो आपस में घुलनशील हैं, जल और एसीटोन, इनको हमने इस फ्लास्क में रख लिया। फ्लास्क में ऊपर की तरफ हमने थर्मामीटर लगा लिया ताकि हमें ताप का पता चलता रहे। यहाँ ये देखिए, इस तरह से हमने एक नली लगाई है और इस नली में से यहाँ जल संघनक लगाया है, यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है और यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। तो ये जो गैस है इस ठंडे पानी के द्वारा, यहाँ से जो गैस निकलेगी, वाष्प निकलेगी, वो इस ठंडे पानी के द्वारा ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर वो वापस द्रव में बदल जाएगी और ये द्रव द्रव करके जो बूंद बूंद करके जो द्रव है वो इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जल और एसीटोन का जो मिश्रण हमें दिया गया है उसे हमने फ्लास्क में रखा, गर्म किया। तो हम एक देखते हैं थोड़ी देर बाद में जो ताप है थर्मामीटर का वो परिवर्तित नहीं होता। तो जो गैस बनती है एसीटोन की, वो एसीटोन की गैस जो है वो धीरे 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 यहाँ पर उठते हुए इस नली में जाती है और इस नली से यहाँ पर आते आते इस जल संघनक के द्वारा वो वापस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है और बूंद बूंद करके जो एसीटोन है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब तक पूरा एसीटोन समाप्त नहीं हो जाता इस मिश्रण में से, तब तक थर्मामीटर का जो ताप है वो नहीं बदलता। अब जैसे ही एसीटोन खत्म हुआ उसमें, वैसे ही थर्मामीटर का जो ताप है वो बढ़ने लगता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भाई इस क्वथनांक का इतना क्वथनांक था एसीटोन का और इस क्वथनांक पर पूरा का पूरा जो एसीटोन है वो पृथक हो चुका है वाष्प के रूप में अलग होकर के। अब धीरे धीरे और ताप बढ़ता है। जब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है, तो जैसे ही पानी का वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है थर्मामीटर में, वैसे ही पानी उबलने लगता है। और पानी का इसको अगर हम अलग कर लेंगे तो पानी को भी हम इसी तरह से पृथक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हमें एसीटोन प्राप्त हो गया है। अब हमें जब पूरा एसीटोन प्राप्त हो गया और अब जब ताप बढ़ने लगा है तो हम उसको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हमें एसीटोन प्राप्त हो चुका है और फ्लास्क के अंदर हमारे पानी शेष रह जाता है। तो दो अगर घटक मिले हुए हैं तो इस विधि के द्वारा कि एक तो जो ज्यादा क्वथनांक वाला है वो तो इसी में ही शेष रह गया और कम क्वथनांक वाला जो था वो इसमें उबलकर वाष्प बनकर वापस से द्रव में बदलकर यहाँ पर आ गया है। इस विधि को आसवन विधि कहते हैं और इस विधि के द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। तो आसवन विधि द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। उस मिश्रण के घटकों को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। एसीटोन और जल दो ऐसे घटक हैं जो आपस विघटित नहीं होते, टूटते नहीं हैं और टूटे बिना ही ये उबलते हैं और जिनके क्वथनांकों के मध्य पर्याप्त अंतराल होता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमने देखा वो साधारण आसवन था जिसके के लिए हमने शर्त ये रखी थी कि इनके जो दो घटक होते हैं मिश्रण के जिनको हम पृथक कर रहे हैं, उन दोनों घटकों के क्वथनांक का अंतर पर्याप्त होना चाहिए, अधिक होना चाहिए अंतर। लेकिन अब ऐसे कई मिश्रण होते हैं प्रकृति में जिनके क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से भी कम अंतर होता है। तो ऐसे जो इनके जब घटकों को हम पृथक करेंगे तो हम साधारण आसवन विधि के द्वारा इनके घटकों को पृथक नहीं कर सकते। इसलिए एक विशेष प्रकार का आसवन जो होता है उसके लिए को प्रयोग किया जाता है, वो है प्रभाजी आसवन विधि। इसके द्वारा सबसे विशेष बात यह है कि मिश्रण के ऐसे घटकों को भी पृथक किया जा सकता है जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो। ठीक है, तो अब जैसे पेट्रोलियम से उसके घटकों को पृथक करने के लिए, पेट्रोलियम में आप सभी जानते हैं 8th क्लास में हमने पढ़ा है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर, ये सारी चीजें उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो उनका जो क्वथनांक में अंतर रहता है वो 25 केल्विन से भी कम रहता है। तो उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वायु से विभिन्न घटकों के पृथक्करण में, वायु में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के घटक रहते हैं, उनको भी पृथक करने के लिए
प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। आप दोनों चित्रों में एक सिंपल सा अंतर देख रहे होंगे कि इस वाले चित्र में कोई प्रभाजी स्तंभ, कोई प्रभाजी कॉलम नहीं है यहाँ पे, जबकि इस प्रभाजी आसवन विधि में पूरा का पूरा सेटअप यही होता है। सिर्फ एक जो प्रभाजी कॉलम होता है, प्रभाजी स्तंभ जो होता है, वो यहाँ पर फ्लास्क के अंदर लगा दिया जाता है। तो इसके अंदर ये जो कांच की जो गोलियां होती हैं वो भरी रहती हैं, और कांच की गोलियां जो हैं वो यहाँ से जो वाष्प बन करके जाएगी उस वाष्प को ठंडे होने के लिए ये सतह, ज्यादा सतह जो है वो प्रदान करती हैं। तो फटाफट से वो जो द्रव वाष्प बनकर गया है वो फटाफट से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जल्दी जल्दी जो है थर्मामीटर का ताप नहीं बदले उससे पहले हम उन सारे घटकों को अलग अलग को यहाँ पर पृथक कर लेते हैं। ये यही जैसे जल संघनक है, आपको पता चल रहा होगा। संघनन हमने पहले भी पढ़ा था, पार्ट 1 में। संघनन किसे कहते हैं? गैस का जो है वाष्प का जो है वो वापस से द्रव में बदलना। तो यहाँ पर जो गैस बन रही है वो आती है, ठंडी होती है, गैस यहाँ पर आती है, या द्रव भी आ सकता है, यहाँ पर ठंडा हो गया है तो, और वो जो द्रव होता है या जो गैस होती है वो शीतल जल के बहने से ठंडी हो जाती है और ज्यादा द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और वो जो द्रव है वो बूंद बूंद करके यहाँ पर गिरता रहता है। तो और जैसे ही तापमान चेंज होगा थर्मामीटर में, तो उस एक जार को हटा करके हम दूसरा जार लगा देंगे। तापमान परिवर्तन जो है वो इस बात का द्योतक होता है, इस बात को हमें बताता है कि अब उसके अंदर का जो एक घटक था, जितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वो उबल रहा था, वाष्प बन रही थी उसकी, वो अब उसमें से समाप्त हो गया है। अब थोड़े से टेम्परेचर के अंतर के बाद ही दूसरा घटक जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 25 केल्विन का अंतर कम होने पर, 25 केल्विन से अंतर कम होने पर उन घटकों को पृथक करने के लिए हम इस प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिर्फ ये प्रभाजी कॉलम जो होता है वो अलग से लगाया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि वायु के जो विभिन्न घटक होते हैं, यानी जैसे वायु कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है, तो इसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं? तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि वायु को और पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, एक प्रभाजी आसवन विधि से हम किस तरह से वायु के विभिन्न घटकों को पृथक करेंगे। ये तो पहले जो नॉर्मल एक रहता है कि पहले उसको संपीड़ित किया जाता है, ठंडा किया जाता है, वो एक रेखा चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो वायु जो है वो एक समांगी मिश्रण है, और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसके विभिन्न घटकों को पृथक किया जा सकता है। तो वायु ली हमने और दाब बढ़ाया इसका। दाब बढ़ाने से क्या होगा? दाब बढ़ाने से और ताप कम करने से वायु का संपीड़न हो जाएगा। इसके जो दूर दूर कण थे वो पास पास आ जाएंगे, और उनके पास पास आ जाने से हमें द्रवीय वायु जो है वो प्राप्त होगी। यानी हमने सबसे पहले क्या किया कि दाब बढ़ाया और ताप को कम किया, जिससे कि वो काफी ठंडी हो गई, और काफी ठंडी हो जाने से वो किसमें परिवर्तित हो गई? द्रवीय रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि अब उसके जो कण थे वो पास पास आ गए हैं, जिस तरह से द्रव में रहते हैं। अब हमने इस द्रवीय वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया। प्रभाजी आसवन कॉलम जो था हमारे पास, अभी हमने बताया था आपको, तो उस कॉलम में हमने इसको धीरे धीरे गर्म किया। तो हमने ये देखा कि इस द्रवीय वायु से हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का जो पृथक्करण होता है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वो हमें अलग अलग प्राप्त हो जाती हैं विभिन्न तापों पर। तो क्वथनांक जो होता है वो ऑक्सीजन का 1 माइनस में रहता है बच्चों। तो -183 जो रहता है वो ऑक्सीजन का क्वथनांक रहता है, और ऑक्सीजन हमने यहाँ पर 20.9%, जिसे कि हम लगभग 21% कहते हैं, जो कि वायुमंडल में भी 21% नाइट्रोजन कही जाती है, वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से -186 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ऑर्गन प्राप्त होती है, जिसका कि आयतन में जो वायु प्रतिशत रहता है वो 0.9% रहता है। और इसी प्रकार से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये हमें 78.1% प्राप्त होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायु में, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से और भी जितने भी घटक वायु में आपको याद हैं, उन सभी को अलग अलग क्वथनांकों पर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों क्वथनांकों से आपको पता पड़ गया
विधि का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि जो है वो हमारी सार्थक सिद्ध होती है। बच्चों, आपकी बुक में ऑक्सीजन को पृथक करने का डायग्राम दिया हुआ है कि ऑक्सीजन को किस तरह से पृथक किया जाता है। तो देखिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यही सारे जो प्रक्रम है यही अपने को यहाँ पर अपनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि दबाव में वायु को प्रवाहित किया जाता है और बहुत सारा दबाव उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि वो वायु जो होती है वो पास उसके जो कण है वो पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो वायु है वो गर्म वायु है, यानी अभी हमने उसको ठंडा नहीं किया है, सिर्फ ताप कम नहीं किया। अभी हमने सिर्फ दाब लगाया है उस पर। दाब लगाने से उसके जो कण थे वो काफी पास आ गए हैं और काफी पास आने के बाद ये गर्म वायु है, इसको हम ये देखिए यहाँ पर हम जमा हुआ शीतल जल निवेश कर रहे हैं, जो कि और यहाँ पर वायु है सब जगह पर। तो वो वायु देखिए बच्चों, इतना ठंडा शीतल जल हम उसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से जल गर्म होकर के निकल रहा है। तो जो गर्म वायु थी उसका ताप तो हमने पहले कम कर चुके हैं, अब वो जो गर्म वायु थी उसका ताप काफी कम हो जाता है ठंडा पानी प्रवाहित करने से। तो अब वायु कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि शुष्क बर्फ के रूप में CO2 जो होती है, हमने कहा था कि ग्लेशियर्स ठंडे इलाकों में, ध्रुवीय प्रदेशों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम ताप पर 0 डिग्री से बिल्कुल थोड़ा सा कम ताप होता है और वो शुष्क बर्फ में यानी सूखी हुई बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, ठोस हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमें मिलती है वो शुष्क बर्फ के रूप में CO2 जो रहती है वो निर्गत हो जाती है। इसके बाद में ये देखिए, इस द्रव्य वायु को, अब जो वायु है वो द्रव्य हो चुकी है और इस द्रव्य वायु को विस्तारक जेट में से करके और प्रभाजी आसवन कॉलम में हम प्रवाहित करते हैं। प्रभाजी आसवन कॉलम में नाइट्रोजन और ऑर्गन के जो हैं वो अलग अलग हमें क्वथनांकों पर प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन को ऊपर से ये देखिए यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ऑर्गन को ये दूसरे वाले कॉलम से प्राप्त किया जा सकता है और ऑक्सीजन जो होती है वो नीचे की तरफ से प्रवाहित होकर ये यहाँ पर हमने ट्यूब लगा रखी है और इस तरह से एक बड़े पात्र में द्रवीय ऑक्सीजन जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस द्रवीय ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए और प्रभाजी आसवन कॉलम विधि का हम प्रयोग करते हैं और इससे हमें न चाहते हुए या चाहते हुए, जैसा भी आप मान लें, हमें विभिन्न क्वथनांकों पर विभिन्न जो इसके घटक थे वो प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन को पृथक करने का जो रेखा चित्र है या फिर जो डायग्राम है वो आप बनाइए और इसे स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला जो डायग्राम है वो आप बनाएंगे और इसे स्पष्ट कर देंगे कि भाई सबसे पहले तो वायु को दबाव पर दबाव डाला जाता है, तो ताप कम करके उसे ठंडा किया जाता है, जिससे दाब कम होने से और ताप कम होने से वो वायु जो है वो किसमें, दाब बढ़ने से और ताप कम होने से वो वायु किसमें है, द्रवीय वायु में परिवर्तित हो जाती है। अब इस द्रवीय वायु का को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा प्रभाज में हम जो कॉलम है उसके अंदर हम प्रवाहित करते हैं, जिससे विभिन्न क्वथनांकों पर हमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जो घटक हैं वो प्राप्त हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमें -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होती है और उसका आयतन लगभग 21% होता है। इस तरह से आप अपने आंसर को जमा देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो है कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। बहुत सारी अशुद्धियाँ उसके अंदर मिली हुई हैं, उससे हम शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि शक्कर जो है कुछ पदार्थों के साथ मिल गई है और हमें उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्रिस्टलीकरण विधि से इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण एक विधि का नाम है, जिस तरह से हमने बहुत सारी विधियाँ पढ़ी उसी तरह से क्रिस्टलीकरण की एक विधि का नाम है और यह वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से क्रिस्टलों के रूप में पृथक किया जाता है। यानी शुद्ध विलयन से, यानी इसे पानी में घोल देंगे वो विलयन हो जाएगा और क्रिस्टलों के रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान, कि शुद्ध ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो
जो कॉपर सल्फेट है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट का जो नमूना हमें दिया हुआ है, उसे हमने क्या किया, बहुत ही कम पानी में, बिल्कुल जरा सा पानी हमने लिया और उसको अच्छे से घोल दिया। अब उसके अंदर पानी भी है और वो जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट का जो नमूना हमें दिया था वो भी घुला हुआ है। अब हमने उसे क्या किया कि छान लिया। छानने से क्या होगा कि जो तैरती हुई अशुद्धियां रहेंगी, निलंबित अशुद्धियां जो रहेंगी, वो तो छानक पत्र से ऊपर ही रह जाएंगी। अब उसमें घुली हुई अशुद्धियां रहती हैं, उस घुली हुई अशुद्धियों को लेकर हमने उसको थोड़ा सा उबाल लिया, वाष्पीकृत कर लिया। उस वाष्पीकृत करने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो अतिरिक्त जल था वो उड़ गया और जो एक संतृप्त विलयन होता है, हमने कहा था कि और नहीं घोला जा सकता, वो वाला जो विलयन है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो जो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हुआ, उस संतृप्त विलयन को हमने ठंडा होने के लिए छानक पत्र से ढककर, कि भाई इसके अंदर और कोई अशुद्धि न चली जाए, कमरे के ताप पर हमने उसको रख दिया सुबह से शाम तक। तो हम ये देखते हैं कि उस संतृप्त विलयन से जैसे वो ठंडा होता है, सुबह से शाम तक स्थिर वो रखा रहता है, हम उसको हिलाते नहीं हैं, तो हमें शाम तक उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, शुद्ध कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम पृथक कर सकते हैं और वो जो होते हैं वो ठोस शुद्ध क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टलीकरण विधि से, इसी तरह से हम शक्कर को भी पृथक कर सकते हैं, इसी तरह से हम नमक में भी अगर कोई अशुद्धि मिल गई है तो उसे भी पृथक कर सकते हैं। जिसके भी क्रिस्टल होते हैं उन सभी क्रिस्टलों को, यदि वो ठोस रूप में है, क्रिस्टल है तो ठोस ही रूप में होंगे, तो हम उन्हें पृथक क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो विधि है वो वाष्पीकरण विधि से अलग है। आप कह सकते हैं भाई मैडम हम उसको गर्म भी तो कर सकते थे पानी में घोल करके, तो भी हमें वो शुद्ध प्राप्त हो जाता। नहीं बच्चों, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती। वाष्पीकरण विधि से क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो बहुत उत्तम है। क्यों उत्तम है कि भाई कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या चीनी के समान झुलस जाते हैं। चीनी को कभी आप गर्म कीजिए, चीनी जो है वो झुलस जाती है, काली काली पड़ जाती है और पिघल जाती है। तो कुछ ठोस जो है अगर हम उन्हें गर्म करेंगे तो वो वाष्पीकृत होते होते विघटित भी हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं और वो झुलस भी सकते हैं। इसलिए क्रिस्टलीकरण जो है वो ज़्यादा उत्तम विधि है। और दूसरा जो कारण है कि अशुद्ध विलेय पदार्थ को खोलने पर कुछ अशुद्धियां छानने के बाद भी रह सकती हैं। अभी हमने छाना था उसे छानक पत्र से, तो जो कुछ अशुद्धियां होती है, घुलने वाली जो अशुद्धियां होती है, पानी में घुली हुई है और वो निलंबित भी नहीं है, तैर भी नहीं रही, तो वो जो अशुद्धियां हैं वो उसके अंदर विलयन में रह जाती हैं और वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां, वो जो ठोस बनेगा, ठोस के जो क्रिस्टल बनेंगे उनको दूषित कर सकती हैं। तो इन कारणों की वजह से वाष्पीकरण और क्रिस्टलन, इन दोनों में से क्रिस्टलन जो होता है वो ज़्यादा उत्तम विधि है। ठीक है, इसके जो अनुप्रयोग हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। यही अशुद्ध नमूना यही हो सकता है इस तरह से, तो फिटकरी को पृथक करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब आपकी बुक में जो नेक्स्ट एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर मैंने उस चित्र को बनाया है कि हमारे घरों में जो नल आता है, जलदाय विभाग वाले जो हमारे घरों में पानी देते हैं, तो वो किस तरह से पानी किन किन स्टेप्स में गुजर के, किन किन चरणों में संपादित होकर वो जल जो है वो हमारे घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी उन्होंने, हम लोग तो कोटा में रहते हैं, तो चंबल नदी से, चंबल नदी बह रही है यहाँ पर, आप अच्छे से जानते हैं, तो चंबल नदी से पानी लिया और उसे हमारे घरों में पहुँचा दिया। ऐसा नहीं होता बच्चों। उस जिस भी जल स्रोत से पानी ले रहे हैं जलदाय विभाग वाले, उसे बहुत सारे प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, एक प्रक्रम जो है, सरल सा चित्र को हम देखते हैं। ये जल भंडार है, यानी कि जिससे भी नदी से ले रहे हैं, तो नदी से, कुएं से, ट्यूबवेल से, जिससे भी हम पानी ले रहे हैं, जलदाय विभाग वाले हमें पानी पहुंचा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जल स्रोत से पानी लिया जा सकता है बच्चों। तो ये जल भंडार है, इससे जल हमने लिया, तो सबसे पहले तलहट टैंक में उस पानी को इकट्ठा किया गया। क्यों? कि जो ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए थोड़ी देर तक स्थिर रूप से हम इस पानी को यहाँ पर कुछ घंटों के लिए
इकट्ठा करेंगे, छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये बहुत बड़े बड़े संयंत्र होते हैं बच्चों, तो हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो कुछ घंटों में, 2-4 घंटों में जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं, जो जल में घुलनशील नहीं होती, वो अशुद्धियाँ इस तलहट टैंक में बैठ जाती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है, अब आगे खोला जाता है इसको। आगे जब ये पानी जो है वो भार टैंक में, लोडिंग टैंक में जाता है, और इस लोडिंग टैंक में निलंबित अशुद्धियों के लिए तलहट होता है, यानी कि जो पानी में तैरती रहती हैं अशुद्धियाँ, जो कि कई बार हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देती, उन अशुद्धियों के लिए ये वाला टैंक जो होता है, भार टैंक, इसे लगाया जाता है। तो जो तलहटी, जो निलंबित अशुद्धियाँ होती है, वो यहाँ पर अलग हो जाती हैं। अब पानी भारी जो नीचे बैठ गई है उनसे भी पृथक हो गया है, और जो ऊपर तैर रही थी, निलंबित थी, उनसे भी पानी शुद्ध हो गया है। तो अब पानी को छानक टैंक में डाला जाता है, और इस छानक टैंक में अलग अलग आकार के कंकर, पत्थर, रेत जो होते हैं, वो इसके तलहटी पर बिछाए जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो बारीक बालू है जिससे घर बनाए जाते हैं, फिर थोड़े से छोटे कंकड़ हैं, और सबसे लास्ट में मोटे वाले कंकड़ हैं। तो जो अशुद्धियाँ जिस आकार की होती हैं, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, काफ़ी देर तक, 2-4 घंटे तक पानी यहाँ पर भरकर रखा जाता है कि इन 2 टैंकों में जो कुछ अशुद्धियाँ बच गई हैं, वो उनके आकार के अनुसार इस छानक टैंक में बैठ जाए, अलग हो जाए। ठीक है, अब पानी को, यही ऊपर पानी इकट्ठा हो गया है, शुद्ध पानी, इस पानी को हम यहाँ पर एक अलग टैंक में लेते हैं। अब पानी जो अशुद्धियाँ थी उनसे बिल्कुल पृथक हो चुका है, शुद्ध पानी हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो इसके अंदर हो सकते हैं, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, या और किसी भी विधि के द्वारा उन विभिन्न जीवाणुओं को, जो रोग के जीवाणु इसके अंदर हैं, उनको मारा जाता है। तो क्लोरीन के द्वारा यदि हम पृथक करेंगे, उन जीवाणुओं को मारेंगे, तो इसे कहा जाता है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण जब कर दिया है, तो पानी सभी तरह से पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, और इस पानी को अब वो उच्च दाब के साथ में हमारे घरों में प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पानी ऐसे ही डायरेक्ट चंबल से नहीं आ जाता, बल्कि विभिन्न चरणों में, स्टेप्स में पूरा होते हुए, शुद्ध होते हुए वो पानी हम तक पहुँचता है। और कई बार आपने ये देखा होगा, कई महसूस किया होगा कि पानी जो होता है उसमें विशेष प्रकार की गंध आती रहती है, या कई बार उसका स्वाद कड़वा भी होता है। तो वो इसी वजह से होता है बच्चों कि उसके अंदर क्लोरीन गैस जो है वो मिली हुई होती है। क्लोरीन गैस जो है वो पानी में घुल जाती है और जीवाणुओं को मारने का काम करती है, और हमारा पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब जो टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। आप जानते होंगे कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। तो वे गुण बच्चों जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, आँखों से देखे जा सकने वाले गुण कौन कौन से हो सकते हैं? रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, उसका आयतन क्या है, वो कितनी जगह घेर रहा है, उसकी आकृति कैसी है, ये जो सारे गुण हैं, जिनको उसकी अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो ये जो सारे गुण जो हम आँखों से देख सकते हैं, उन सभी को भौतिक गुण कहते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि इन गुणों में परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और इनसे पदार्थों के रासायनिक गुणों या आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। जैसे लकड़ी का काटना, जल का बर्फ या वाष्प में बदलना आदि बहुत सारे परिवर्तन बच्चों अपने आप आसपास देख सकते हैं। तो देखिए, इस भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कोई पदार्थों में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जैसे बच्चों हम लकड़ी को काटते हैं,
तो लकड़ी को काटा, 2 भागों में काट लिया उसको, तो भी उसके रासायनिक गुण तो समान ही है ना। एक लकड़ी को हम जलाएंगे तो राख बनेगी, धुआं निकलेगा। अब आप दूसरे लकड़ी के टुकड़े को भी जलाकर देख लीजिए, तो उससे भी वही धुआं निकलेगा और वो जलेगी और उस पर हम ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी दोनों लकड़ियों के टुकड़ों को समान रूप से ही हमें उसमें जो परिवर्तन होंगे वो समान रूप से ही होंगे। कोई रासायनिक गुण, कोई नया जो पदार्थ है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इनकी प्रारंभिक अवस्था को वापस से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपने पैंट पहनी हुई है और आप कीचड़ में चल रहे हैं और बारिश आ गई और आप चाहते हैं कि आपका जो पैंट है वो ख़राब न हो, तो आप उसे मोड़ लेते हैं, यानी उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं। और जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, वापस से पैंट को फोल्ड जो किया हुआ था आपने वो वापस से खोल लेते हैं। तो वो लंबाई परिवर्तित करना, लंबाई छोटी करना, वो भौतिक परिवर्तन ही तो हुआ बच्चों। इसी तरह से आपने कागज़ को फाड़ा तो कागज़ के 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन कागज़ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हुआ। इसी तरह से जल का बर्फ़ में बदलना या वाष्प में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन ही हुआ। क्योंकि यदि बर्फ़ है हमारे पास और हम उसे जल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हम फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, उसे गर्म कर दें, तो वो हमें जल में प्राप्त हो, जल के रूप में मिल जाएगा। और हम चाहते हैं नहीं, हमें तो बर्फ़ ही चाहिए था, तो जल को वापस से फ्रीज़र में रख दीजिए, वापस से वो थोड़ी देर में बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, इनसे वापस से प्रारंभिक पदार्थ जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की संरचना में स्थायी बदलाव आ जाए, जो उत्क्रमणीय न हो, जिनसे वापस प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं की जा सके, नया पदार्थ प्राप्त हो, ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध को बच्चों दही में परिवर्तित करने के लिए मम्मा थोड़ा सा जामन डालती है, थोड़ा सा दही उसके अंदर डालते हैं, ताकि वो जो दही के जीवाणु होते हैं वो जीवाणु उस पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब कोई ये कहे दही में बदलने के बाद नहीं, मुझे तो दूध ही चाहिए था, तो अब मम्मा उस दही को वापस से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी कि अब उसकी संरचना में स्थायी परिवर्तन आ चुका है, रासायनिक संरचना जो है वो बदल चुकी है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हमने कागज़ का उदाहरण दिया था या लकड़ी का उदाहरण दिया था, तो उनको फाड़ना या उनको काटना तो भौतिक परिवर्तन है, उससे उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन उन्हें जलाना, कागज़ को हम जला दें या लकड़ी को हम जला दें, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उससे जो राख बनेगी या जो धुआं निकलता है वो राख में परिवर्तित हो चुका है, वो कागज़ भी राख में परिवर्तित हो चुका है। तो अब आप उस पर लिख नहीं सकते, वो राख बन गई है, तो उसको आप तेरा नहीं सकते, लकड़ी को वापस से जला नहीं सकते। तो उसके रासायनिक गुणों में स्थायी परिवर्तन हो चुके हैं, और ये जो परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय है। और आ जाता है मोमबत्ती का जलना, किसी का भी जलना, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने में तो दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है? कैसे? देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो वो जो मोम होती है वो पिघल कर नीचे आ जाती है। यानी कि जो मोम का जो ठोस थी वो द्रव में जलने से, ताप प्राप्त करने से वो द्रव में परिवर्तित होती जाती है, और जैसे ही नीचे आती है, ताप कम होता है, वो वापस से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो मोम का पिघलना ये तो हुआ भौतिक परिवर्तन। और जो मोमबत्ती जल रही है, वो जो धागा जल रहा है ऑक्सीजन लेकर के वायुमंडल से, और धागा जो है वो जलता जाता है, थोड़ा सा धुआं वहाँ पर होता जाता है और वो प्रकाश हमें देता जाता है, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से मोमबत्ती के धागे का जलना ये तो है रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती के मोम का पिघलना ये है भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि बताइए मोमबत्ती के जलने में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि मोमबत्ती के जलने में दोनों ही तरह के भौतिक और रासायनिक दोनों ही तरह के परिवर्तन होते हैं। तत्व देख लिया बच्चों हमने। अब हम देखते हैं यौगिक और मिश्रण।
यौगिक जिसे कंपाउंड कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निश्चित अनुपात में ही ये मिलेंगे। यदि आपने इनका अनुपात बिगाड़ दिया तो इनका जो रासायनिक संगठन है वो ही परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के रूप में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैंने ली हैं, जैसे कि जल H2O, ग्लूकोज C6H12O6, HCl और बहुत सारे ऐसे यौगिक हो सकते हैं। तो यौगिकों के जो गुण होते हैं वो अपने मूल तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, हाइड्रोजन जो है वो गैस है और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो गैस है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं H2O, जब ये दोनों मिलकर, 2 हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में, तो जब ये इस अनुपात में 2 और 1 के अनुपात में मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं तो हाइड्रोजन के गुण भी समाप्त हो जाते हैं और ऑक्सीजन के जो गुण हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जल के अलग ही नए गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से इन जो यौगिक बनते हैं वो स्थायी होते हैं और केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इन्हें पृथक किया जा सकता है और इनके जो गुण होते हैं वो अपने मूल तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यौगिक जो है वो समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे, अधिकतर जो यौगिक हैं वो तत्व हैं वो यौगिकों के रूप में ही रहते हैं। अब आ जाते हैं मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से, भाई ये जरूरी नहीं है कि मिश्रण जो बने वो तत्वों के मिलने से ही बने। यौगिक तो तत्वों के मिलने से बन रहा था, लेकिन जो मिश्रण होते हैं वो कई सारे यौगिकों के मिलने से भी बने हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शिकंजी जो होती है उसमें हम शक्कर डाल रहे हैं, नींबू का रस डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं और भी एक आध चीज़ आप ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये देखिए, शक्कर जो डाला, नमक जो डाला, पानी जो डाला, तो बच्चों ये यौगिक ही तो है। तो और शिकंजी जो बना है वो मिश्रण है। तो इस तरह से मिश्रण जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि तत्वों से ही बने, वो कई यौगिकों के मिलने से भी बन सकता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। किसी नए यौगिक का निर्माण इसमें नहीं होता, ये अपने तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है। जो हमने नमक और शक्कर डाला है, जो नींबू का रस डाल रहा है, वो शिकंजी में हमें स्वाद आ रहा है, तो ये नए गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। अपने जो तत्व इसके अंदर मिले हुए हैं, यौगिक जो मिले हुए हैं, उनके गुणों को ये प्रदर्शित करता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। आप चाहें तो कम मीठा पीने वाले के लिए 1 ही चम्मच शक्कर डालें 1 गिलास पानी में, 1 गिलास शिकंजी में, और आप चाहें तो ज़्यादा मीठा पीने वाले के लिए 3 चम्मच शक्कर डाल दें, बनेगी वो दोनों के लिए, रहेगी वो शिकंजी ही। तो मिश्रण का जो संगठन है वो परिवर्तनीय होता है और भौतिक विधियों के द्वारा इसके तत्वों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। छानन विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा, कोई सी भी भौतिक विधि हो सकती है, उन जो कि हमने इस लेसन में पढ़ी भी हैं, सारी विधियां हमने पढ़ी हैं। तो उनमें से किसी भी विधि के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा इसके जो तत्व होंगे, जो यौगिक होंगे, उन्हें पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हमने ले लिए शिकंजी, मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के कणों का अलग अलग जो संगठन रहता है, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग होता है। तो इस तरह से बच्चों जो शुद्ध पदार्थों के प्रकार हुए, तत्व, यौगिक और मिश्रण, वो इसके अंदर समाहित हो गए हैं। इसी के साथ ही हमारा जो पूरा पाठ है, क्या नाम है बच्चों पाठ का? जल्दी से बोल दीजिए आप। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये वाला जो हमारा पाठ है वो समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ को मैंने पूरे जो आपकी एक एक चीज़ है वो सब इस वीडियो में, जो 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, उसमें समाहित किया है। और मैं आशा करती हूँ कि इन पाठों को पढ़ने से न सिर्फ आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो रहा है, बल्कि आप सभी में एक वैज्ञानिक सोच का विकास भी हो रहा है। आप सोचते हैं, घर जाके अपने पर्यावरण में देख के ये सोचते हैं कि ये मिट्टी है, ये शिकंजी है, ये मटका में पानी ठंडा हो रहा है, ये वृक्ष जो है वो छाया दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं?
पाठों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये जो सारे आसपास के क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आ जाते हैं कभी कभी, उन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने दिमाग में लाना है और उन सब के उत्तर आपको साइंस से देने के प्रयास करने हैं बच्चों। तो कह सकते हैं कि इन वीडियो से आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। आप भारत के एक अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति जो हैं उस रूप में आपका पालन पोषण हो रहा है, उस रूप में आप बढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसी शुभकामनाएं के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इस वैज्ञानिक सोच को जो मैं आप सभी में डालने का प्रयास कर रही हूँ, इस वैज्ञानिक सोच को अपने दिमाग में लेकर के समाज को, राष्ट्र को एक बहुत अच्छा राष्ट्र, बहुत विकसित राष्ट्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जो राष्ट्र है उसको हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे इस लेसन से विदा लेती हूं, जो कि 2 पार्ट में हमारा पूरा हुआ है। समझ में आया है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।